हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। DDIC ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको पहले पाठ यानी इतिहास में पहला अध्याय जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय था उसका प्रश्नोत्तरी हमने दिया है। अब आज जो है मैं वीडियो जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसे हम 2 भागों में समाप्त करेंगे और तीसरे भाग में फिर हम आपको प्रश्नोत्तरी देंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी। जिसे हम इंग्लिश में पावर शेयरिंग करते हैं। देखिए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत ज्यादा आवश्यक है और लोकतंत्र में शासन के राज्य के 3 अंगों किसी भी शासन प्रणाली के उचित संचालन के लिए राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में उचित सामंजस्य होना अत्यंत आवश्यक है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की बात किस प्रकार होती है, या हम लोग 2 देशों के मॉडल को प्रस्तुत करके हम लोग 2 देशों के बारे में जान करके प्रस्तुत इसको जानेंगे। इसमें पहला है देखिए बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की मांग किस प्रकार होती है, हम लोग इन 2 देशों के उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि सत्ता की साझेदारी को परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा कीजिए, तो देखिए हम क्या परिभाषा देते हैं। इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग कहेंगे परिभाषा क्या देंगे कि किसी भी शासन प्रणाली के उचित संचालन के लिए अलग अलग स्तरों तथा समूहों में सत्ता का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी का जाता है। तो यह आपकी परिभाषा हो गई, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, इसको आप लोग सुन लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेल्जियम पर हम लोग आते हैं, जो पहला इसका उदाहरण है। हमने कहा है ना कि 2 देश को उदाहरण लेते हैं, तो उसमें हम लोग पहले बेल्जियम पर आ जाते हैं। देखिए, बेल्जियम जो है वह पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है। पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है और ये जो है इसकी सीमा नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग को स्पर्श करती है। चलिए बात करते हैं इसे क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में। इसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में अगर देखा जाए के मामले में अगर देखा जाए तो यह जो है हमारे देश में हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा है।
हमारे देश का जो हरियाणा राज्य है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह बेल्जियम जो है हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो भाषियों की संख्या, यहाँ पर जो समुदाय है उनके बारे में बताते हैं। यहाँ पर डच, फ्रेंच और जर्मन, ये तीन भाषा वाले लोग यहाँ मिलते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि कितनी मात्रा में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ डच बोलने वालों की संख्या जो है वो 59% है, यानी ये 59% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। और ये जो फ्रेंच है वो 40% भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। समझ में आप लोग को? 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और मात्र 1% ये जो है आपके जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कौन कौन से समुदाय हैं, डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, जिनमें से ये तो गौण है, एक तरह से डच और फ्रेंच ही मेन है मतलब यहाँ पे। और इनकी संख्या जो है, डचों की संख्या, बोलने वालों की संख्या ज्यादा है और फ्रेंच वालों की संख्या 40% है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंच जो है, राजधानी ब्रुसेल्स को भी देख लिया जाए। राजधानी ब्रुसेल्स की सॉरी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, बहुत छोटी सी चीज है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अब देखिए यहाँ की बात अगर करते हैं तो यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। आ रहा है आपको समझ में? तो इन लोगों में तनाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। डच और फ्रेंच भाषियों में तनाव जो है बढ़ना शुरू हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तनाव पे आते हैं कि लोग में तनाव क्या था। तनाव देखिए 1950 से 60 के दशक में जो है इनमें तनाव जो है ज्यादा बढ़ गया, इनमें तनाव ज्यादा बढ़ा। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि तनाव क्यों बढ़ा। देखिए आपको हमने बता दिया कि 59% जो है वो आपके डच बोलने वाले थे है यहाँ पर, और इसके अलावा 40% आपके फ्रेंच बोलने वाले हैं। तो यहाँ आपको समझना यही है कि ये जो 40% जो फ्रेंच वाले हैं, ये धन और शक्ति के मामले में, धन और शक्ति के मामले में ये जो डच है इनसे ज्यादा पावरफुल है, मेन डच से आगे है, डचों से आगे। कहने का मतलब ये है कि इनकी संख्या ज्यादा तो है, लेकिन जो फ्रेंच भाषी हैं वह धन और शक्ति के मामले में इनसे ज्यादा समृद्ध हैं, डचों की तुलना में ज्यादा समृद्ध हैं। इस वजह से इनमें तनाव बढ़ना शुरू हो गया। तो इनमें तनाव होने का यही मेन वजह था। अब हम लोग इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होगा जब तनाव हुआ। तो अगला पॉइंट के अंदर देखते हैं सामाजिक विविधता। देखिए बेल्जियम के नेता जो थे वह बहुत समझदार थे,
उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से इसको मतलब इसको टैकल किया। और वो क्या किए कि उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता, यानी बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए अपना अलग निर्णय लिया इस बारे में, अपना अलग निर्णय लिया। और इसी दौरान 1970 से 93 के बीच में 1970 के 93 के बीच में 70 से 93 के बीच में संविधान में 4 संशोधन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न बिंदु सामने आए। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, कुछ परिणाम जो सामने आए उसको हम जान जाए। क्या परिणाम सामने आया, क्या निर्णय लिया गया इनके बारे में। इसमें यह कहा गया कि केंद्र सरकार में ये दोनों भाषी लोग जो है केंद्रीय सरकार में, इसमें इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया, ऐसे लिख लीजिएगा, इसमें इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। इसमें इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। और विशेष कानून तभी बनाए जाएंगे जब दोनों सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। तो यह आपका पहला हो गया संशोधन। क्या मतलब इनके लिए बनाया गया नियम कानून कि इस बात का प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, और विशेष कानून तभी बनाए जाएंगे जब दोनों सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु है राज्य सरकारें। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा देखिए, पहला तो हो गया। दूसरा बिंदु देखिए, राज्य सरकारें जो है वो केंद्र सरकारों के अधीन नहीं रहेंगी।
और केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां जो है, केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां देश के दो क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों, देश के दो क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों या राज्य सरकारों को दे दी गई या राज्य सरकारों को दे दी गई। कहने का मतलब यह है, देश के दो क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों या राज्य सरकारों को दे दी गई। क्या केंद्र की बहुत सारी शक्तियां जो है देश के दो क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों या राज्य सरकार को दे दी गई। अब हम लोग तीसरा बिंदु पर आते हैं। तीसरे में देखिए, राजधानी ब्रुसेल्स में भी यही समस्या है। तो राजधानी ब्रुसेल्स अलग सरकार है, जहां पर क्या है, जहां पर दोनों भाषाओं को समान प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। अच्छा, अब हम चौथी बिंदु पर आते हैं कि बेल्जियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अतिरिक्त एक तीसरी प्रकार की भी सरकार है। तो तीसरी प्रकार की सरकार कौन सी है, जिसको क्या कहते हैं, तीसरी सरकार को क्या कहते हैं, तीसरी सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। अब थोड़ा सामुदायिक सरकार को जान लेते हैं हम लोग। सामुदायिक सरकार का मतलब होता था एक ही भाषा बोलने वाले के लोगों के समूहों द्वारा जो सरकार जो निर्वाचन होता था, वो उसको सामुदायिक सरकार कहते थे। एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के समूह द्वारा निर्वाचित सरकार सामुदायिक सरकार कही जाती है। सामुदायिक सरकार कही जाती है। अब इन्हें जो है सामुदायिक, अब इनको एक बार और इनके बारे में जान लीजिए कि इन्हें संस्कृति, इनको यानी कि सामुदायिक सरकार जो है, ये जो निर्वाचित होते हैं, इन्हें संस्कृति, शिक्षा और भाषा में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त। इन्हें संस्कृति, शिक्षा और भाषा में स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। तो इतना तो हम लोग समझ गए कि सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। सामुदायिक सरकार का मतलब होता है कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के समूहों द्वारा जो सरकार बनाई जाती है, जो निर्वाचन जिस सरकार का होता है, उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। और इस सामुदायिक सरकार को जो है संस्कृति, शिक्षा और भाषा में स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे इसमें। तो देखिए, ये आपका जो संशोधन इसके बारे में हुआ, जो भी निर्णय हुआ, तो अब हम इसको निष्कर्ष पे आते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जो सत्ता का बेल्जियम मॉडल अत्यंत सफल रहा। अच्छा, सफल क्यों रहा? क्योंकि यहाँ के नेताओं ने बहुत बुद्धिमानी का परिचय दिया और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि दोनों भाषाओं को समान प्रतिनिधित्व दिला करके और किसी का अहित ना होने पाए, उन्होंने इसका भी ध्यान रखा। इस वजह से जो है इसमें क्या हुआ, इसमें सत्ता का बेल्जियम मॉडल अत्यंत सफल रहा और
यहां पर दोनों भाषी लोग जो थे, दोनों भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिला। इससे क्या हुआ कि आपसी संघर्ष से देश बच गया और गृह युद्ध होने से भी देश में मतलब आशंका नहीं रही, गृह युद्ध होने की भी कोई आशंका नहीं रही। और इसमें देश में एकजुटता भी हो गई, देश में एकजुटता भी देखने को मिली। माने देश एकजुट बना रहा। और इसके अलावा जब यूरोपीय देशों ने, इस बात को ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ बनाने की बात की, जब यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ बनाने की बात की तो क्या हुआ, इसकी राजधानी जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स को मुख्यालय चुना गया, ब्रुसेल्स को इसका मुख्यालय चुना गया। ये यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स को चुना गया। तो हम लोग दो देशों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें बेल्जियम पे तो हमने चर्चा कर दिया। अब हम श्रीलंका पे आते हैं। चलिए, हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम हमने समाप्त कर लिया है, अब हम आ रहे हैं श्रीलंका पर। देखिए, श्रीलंका जो है वह एक द्वीपीय देश है और ये कहाँ है, हमारे तमिलनाडु जो है वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है। अब यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर सिंघली और तमिल ये दोनों लोग को लेकर के समस्या है। तो श्रीलंका में जो है 74% जो है 74% लोग सिंघली हैं और आपके 18% तमिल हैं और ईसाई भी हैं। यहाँ पर ईसाई आपके 7%। तो यहाँ जो मेन जो है सिंघली और तमिल की ही समस्या बनी हुई है। तो इसमें हम देखते हैं 74% सिंघली हो गए, 18% तमिल हो गए, 7% ईसाई हो गए। और जो ईसाई हैं वो सिंघली और तमिल दोनों बोलते हैं। जो 7% ईसाई है वो सिंघली और तमिल दोनों बोलते हैं। एक बात और जान लीजिए कि यहाँ का राष्ट्रीय धर्म क्या है, बौद्ध धर्म है। श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, तमिलों के उप समूह पे हम लोग आते हैं। तमिलों का जो उप समूह है, तमिलों का उप समूह, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें दो हैं, श्रीलंकाई तमिल है, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। अब आपको इसमें डिफरेंस जानना जरूरी होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल में। तो देखिए, जो श्रीलंकाई तमिल है वह जो है श्रीलंका मूल के जो तमिल है, जो श्रीलंका मूल में रहते हैं वो तमिल जो है वो श्रीलंकाई तमिल का रहा है। और इनका क्षेत्र कहाँ था, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में। इनका क्षेत्र जो है ये कहाँ रहते थे, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में। अब इसकी प्रतिशतता कारण जान लेते हैं कि 13% जो है, मतलब कि श्रीलंकाई तमिल इनकी संख्या 13% है और उत्तर पूर्वी श्रीलंका में ये रहते हैं। और आपको पहले बता देगा कि श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है,
बौद्ध धर्म। अब हम आते हैं भारतीय तमिल। तो देखिए औपनिवेशिक काल में जो है, औपनिवेशिक काल में जो बहुत सारे तमिल जो है वो बागान मजदूर के रूप में आ गए और काम करने लगे और काम करते करते यही के होकर रह गए। तो ये भारतीय तमिल कहलाए। ठीक, ये भी उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में रहते हैं, ये भी उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में रहते हैं और इनकी जो है ये 5% है, ये संख्या में 5% है। तो इतना हम लोगों ने जान लिया तमिलों के समूह के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको बता दिया था कि 7% ईसाई भी हैं, जो तमिल और सिंगली दोनों बोलते हैं। अब हम आते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे बहुसंख्यकवाद। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बहुसंख्यकवाद पढ़ेंगे और इस चैप्टर का समापन करेंगे और तीसरी वीडियो में आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।